देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों को सीखा था। एक बेसिक क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर सारे कंटेंट्स थे। आज हम लोग उसी की कंटिन्यूटी में आगे चलते हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन को लेके चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट से है। लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस बाय फायर के बाद जो उसका नतीजा निकला, जो कॉन्सिक्वेंस हुए, उससे आपके प्रॉफिट्स का नुकसान होता है, तो उस नुकसान को, जो नतीजन नुकसान हुए, उनके लिए क्लेम हमें कैलकुलेट करना है। कहते हैं जी फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, टर्नओवर ₹2 लाख। टर्नओवर के लिए आपको ध्यान रखना होगा, टर्नओवर का मतलब है लास्ट ईयर की सेल्स, और अगर एनुअल टर्नओवर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन आग लगी उसके पीछे के 12 महीने की सेल्स। तो इंडेमनिटी पीरियड इज 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक के जो नुकसान होंगे उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे वो। पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी। तो यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 31 जनवरी है, तो जनवरी भी, यानी कि 4 महीने तक जो है इंटरप्शन रहा। फिर कहते हैं जी नेट प्रॉफिट 18,000 है, स्टैंडिंग चार्जेस 42,000 के हैं, आउट ऑफ विच 10,000 हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। 42,000 के स्टैंडिंग चार्जेस में से 10,000 रुपीज का उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है। सम एश्योर्ड इज 50,000, यानी कि पॉलिसी जो ली हुई है वो 50,000 की ली हुई है। स्टैंडर्ड टर्नओवर 65,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब मैं फिर से याद करा दूं कि जब आग लगी और उसके बाद से जो इंटरप्शन रहा उसी का कॉन्टेम्पररी पीरियड पिछले साल का, यानी कि यहाँ पर अगर 1 अक्टूबर से 31 जनवरी में इस साल के में डिस्टर्बेंस रही, तो पिछले साल का जो 1 अक्टूबर से 31 जनवरी की जो सेल्स होंगी उसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर कहेंगे, और जो इस साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी जो डिस्टर्बेंस का पीरियड था उसमें जो सेल्स हुई उसको हम एक्चुअल सेल्स कहेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बताया जी turnover in the period of interruption was 25,000 and out of which 6,000 from a rented place at the rate of 600 per month। तो इन्होंने क्या किया कि 25,000 रुपीज की डिस्टर्बेंस वाले पीरियड में सेल करी है, और जिसमें से 6,000 रुपीज की सेल्स एक ऐसी जगह पर करी है जहां पर उन्होंने एक अलग से जगह ली थी और रेंटेड प्लेस जिसको कह रहे हैं, यानी कि कोई रेंट पे जगह ली थी, वहां का किराया जो है 600 पर मंथ है, और वहां जाकर इन्होंने अपनी 6,000 रुपए की सेल करी। एनुअल टर्नओवर का मतलब आग लगने के दिन से पीछे के 12 महीने के बाद। वहां पर एनुअल टर्नओवर जो था वो है 2,40,000। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस इज 4,725 पर एनम। देखिए 4,725 रुपए की सेविंग्स है पर एनम के रेट से। हमें पर एनम का मतलब साल से मतलब है यहाँ पे, तो साल भर तो नहीं इंटरप्शन रहा, इंटरप्शन तो 4 महीने रहा, तो 4 महीने की कितनी सेविंग्स होंगी वो प्रोपोर्शनली हम रिड्यूस करेंगे। डेट ऑफ फायर इज नाइट ऑफ 30 सितंबर, और आग किस दिन लगी थी? 30 सितंबर की रात को। It was agreed between the insurer and insured that the business trend would lead to an increase of 10% in the turnover। ये उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एग्रीमेंट है कि पहले से 10% की जो सेल्स हैं वो बढ़ गई होंगी। अब देखिए आपको स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, लास्ट लेक्चर में हम बताए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम पता करते हैं कि हमारी कितनी सेल्स कम हो गई, कितनी सेल्स हमारी शॉर्ट सेल्स हैं। अब शॉर्ट सेल्स पता करने का क्या तरीका होता है, हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है, यानी कि आग नहीं लगती तो पिछले साल जब आग नहीं लगी थी तब उनके यहाँ कितनी सेल हो रही थी, वो स्टैंडर्ड टर्नओवर है। इसके साथ में अगर कोई अपवर्ड या कुछ चेंजेस का कोई ट्रेंड है तो जितना ट्रेंड है उसका इफेक्ट दिया जाता है, और उससे पता चल जाता है कि हमारी एडजस्टेड टर्नओवर यानी कि कितने रुपए की सेल्स हुई होती है अगर आग नहीं लगती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में टर्नओवर कितना हुआ, और फिर डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि हमारी शॉर्ट सेल्स कितनी हुई। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ है
स्टैंडर्ड टर्नओवर इज 65,000, यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडर्ड टर्नओवर 65,000, और साथ के साथ उन्होंने बताया कि इसमें 10% का जो है इंक्रीज भी एक्सपेक्टेड है। तो हम इसको आगे चलते हैं और व्हाइट बोर्ड में लेके आते हैं। 65,000 रुपीज की जो है वो स्टैंडर्ड टर्नओवर गिवन है। एडजस्टमेंट है 10% की इंक्रीज की प्लस हो रहा है यहाँ पर 10%, यानी कि 6,500 का जब आप प्लस कर दोगे तो एडजस्टेड टर्नओवर आपको मिल जाएगा 71,500 का। यानी कि अगर आग नहीं लगती तो यहाँ पर जो है 71,500 की सेल्स होती। अब एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक्चुअल में जो सेल्स हुई है वो 25,000 रुपीज हुई है। तो भाई 25,000 की सेल्स रह गई, सिमट करके कम हो गई। तो कितनी सेल्स कम हो गई, जो कम सेल्स हो गई उसको हम शॉर्ट सेल्स कहते हैं। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो ये आपका आ गया 46,500 रुपीज। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग पता करते हैं कि कितनी सेल्स कम हुई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट रेट क्या है, जीपी रेट क्या है। जीपी रेट कैलकुलेट करने का इनका अपना एक तरीका है, और वो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर के लिए वर्ड याद रखना है आपको, टर्नओवर वर्ड यूज किया जाता है, टर्नओवर, और उसके अगल बगल कुछ नहीं। टर्नओवर लिखा है तो इसका मतलब वो लास्ट ईयर की सेल्स की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ है भाई, ये है नेट प्रॉफिट 18,000, और स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं 42,000, और इसमें से 10,000 के लिए कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इंश्योर्ड कितने हैं, देखिए टोटल जो थे वो 42 के हैं, और 10 उसमें से इंश्योर्ड नहीं है, यानी कि इंश्योर्ड कितने रह गए 32,000। और टर्नओवर कितना है ये आपको दिया हुआ है ऊपर 2 लाख रुपीस। तो चलते हैं हम लोग इसको पुट करते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो है वो आप लिख दीजिए 18,000, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अभी हमने देख लिए वो है 32,000। परसेंटेज में आंसर देना है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100, और लास्ट ईयर की जो सेल्स थी वो थी भाई आपकी 2 लाख रुपीस। और इस तरीके से यहाँ पर जो जीपी रेट है वो आ जाएगा आपका, ऊपर हो गया जी 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो इट विल बी 25%, यानी कि इनके यहाँ पर जो जीपी रेट है वो है आपका 25%। अब देखिए सेल कितनी कम हुई, 46,500 सेल कम हुई, और ये लोग कमाते कितने थे 25%, यानी कि जो प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ, जो 46,500 की सेल नहीं कर पाए उसके ऊपर 25% का जीपी नहीं कमा पाए। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा लॉस ऑफ जीपी हुआ उन शॉर्ट सेल्स के ऊपर। तो हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्ट सेल्स हैं हमारी 46,500 की, और इसके ऊपर 25% का जो है वो नुकसान हुआ। 25% का नुकसान होने का मतलब क्या है कि 25% का प्रॉफिट वो कमा नहीं पाए। तो इसका आप 25% निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 11625, यानी कि इतने रुपए के वो प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा पाए। इसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई इनको कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया हुआ होना चाहिए था, कितने रुपए का इनका बीमा हुआ होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एनुअल टर्नओवर लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कितना एनुअल टर्नओवर है। एनुअल टर्नओवर है, ये लिखा हुआ है जी 2,40,000। तो 2,40,000 एनुअल टर्नओवर है। यहाँ पे हमने 2,40,000 एनुअल टर्नओवर लिख दिया। एडजस्टमेंट कितनी उन्होंने एग्री करी हुई थी, एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने एग्री किया हुआ था 10% प्लस होगा। तो यानी कि
24,000 और हो गया, तो ये हो गया जी 2,64,000। 2,64,000 यहाँ पर आ गया। देखिए इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट का है, तो ये तो सेल्स पता करिए एडजस्ट करके कि कितनी सेल्स थी इससे पहले के पीरियड में। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितने का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस होता है प्रॉफिट का। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये पार्ट जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये हमें निकालना है, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो अभी हमने क्या किया है, केवल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर किया है, तो अब इसके ऊपर हम जीपी पता करते हैं। तो जीपी पता करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जी, एनुअल टर्नओवर कितना है 2,64,000 का, और जीपी रेट कितना है 25%, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 6 या 24, 4 6 या 24। इससे हमें एक बात ये पता चली कि 66,000 रुपीज के उनके प्रॉफिट्स आ रहे थे आग लगने के समय के पहले के समय में। अब 66,000 का उन्होंने इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया, अगर कम कराया तो लास्ट में हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे। जहां तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इन्होंने इंश्योरेंस केवल 50,000 का कराया हुआ है। यस, 50,000 का इंश्योरेंस कराया है, तो भाई अंडर इंश्योरेंस कराया हुआ है। अगर अंडर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, उतना ही क्लेम उसका प्रोपोर्शनेटली एवरेज क्लॉज लगा के रिड्यूस करना है, जैसे आप प्रीवियस टॉपिक में यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक में भी करते थे। तो अब हम चलते हैं आगे। अगले स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि इनकी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या है, कितनी कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ गई है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था कि इन्होंने एक रेंटेड प्लेस पे जाके काम करना शुरू किया, वहां पे उन्होंने अपनी सेल करनी शुरू करी और उसका रेंट था 600 पर मंथ का। तो 4 महीने का इंटरप्शन पीरियड रहा, यानी कि 4 महीने तक उन्होंने 600 into 4 रेंट कितना पे करा होगा, 2400। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितनी है, वो है जी आपकी 2400 रुपीज। 2400 कैसे हुआ, 600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का हमने उन्होंने इंडेमनिटी पीरियड सेट किया हुआ है, तो 4 महीने का कितना हो गया 2400। ये इनके एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये बात यहाँ पर समझें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगले स्टेप में उनके जो अनइंश्योर्ड पार्ट है, जिसका पूरा उसने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो उसका क्लेम को हम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूलेस दिए हुए हैं और इसमें इस स्टेप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट जो था वो हमने कैलकुलेट किया था पहले भी, पिछले स्टेप में भी यूज किया था, और स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड थे वो थे जी 32,000 के, और नीचे है नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, तो 18,000 और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे 42,000 के, और इनटू इंक्रीज्ड कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट कितनी थी 2,400। हमने इसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है जितने पार्ट का उसने इंश्योरेंस नहीं कराया। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जा रहा है आपका 18 और 32, ये ऊपर हो जाएगा आपका जा करके 50,000 अपॉन 60,000 इंटू 2400, और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 4 5 जा 20, यानी कि ये हो जाएगा 2,000 रुपीज, यानी कि 2,000 रुपीज यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेशन में आया। फिर एक और तरीके से भी इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कवरेज रिक्वायर्ड था, कितना इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए था, और एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने थे, उसी प्रोपोर्शन में हम इसको लिखते हैं। तो कवरेज रिक्वायर्ड अभी अभी हम लोगों ने पिछले स्टेप में था, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था 66,000 का। अनइंश्योर्ड कितने थे यहाँ पर, अनइंश्योर्ड थे आपके 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस, और कवरेज रिक्वायर्ड था 66,000। ये पार्ट को इंक्रीज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंक्रीज कॉस्ट थी आपकी 2,400 रुपीज। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए,
तो 66/76 इंटू 2400, तो ये हो जाएगा भाई 2085 रुपीज। इसके बाद अब हम लोग इसमें अगली कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो अगली कैलकुलेशन में देखिए यहाँ ये ध्यान देना होता है कि वो पूछते हैं कि आप वहां पर किस लिए गए, आप क्यों आपने शिफ्ट किया। तो हम कहते हैं वहां पर जाकर के हमने कुछ सेल्स करी है, वहां पर हमारी, अगर आप वहां नहीं जाते तो शॉर्ट सेल्स और हो जाती। तो वो बोलते हैं कि वहां पहुंच करके जो शिफ्टिंग करी है या दूसरी जगह गए हैं, वहां पर आपने कितने रुपए की सेल्स डूबने से बचा दी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने लिखा था आउट ऑफ विच 6000 फ्रॉम ए रेंटेड प्लेस। ये 6000 की सेल वहां जाकर जो रेंटेड प्लेस था उस जगह पर जाकर उन्होंने किया। तो यही उन्होंने जो है टर्नओवर डूबने से, मतलब कम होने से बचाया। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड का मतलब क्या है कि कितनी सेल्स आपने कम होने से रोक ली और वहां जाकर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6000 की हमने वहां पर जाकर के सेल्स रोकी है। तो 6000 रुपीज, और इसके ऊपर कितना आपने कमाया, वो कहते हैं जी आपने कमाया उसके ऊपर जीपी कितना था हमारा 25%, तो यहाँ पर आपने कमाया उसमें 1500। तो अब देखिए यहाँ पर इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो बोलते हैं अगर आप मूव कर रहे हो तो लॉजिकली आप हमें इस बात को बताओ कि वहां जाकर के कुछ फायदा हुआ। आप शॉर्ट सेल्स आप क्लेम मांग रहे हो 2400 रुपए का, और वहां जाके सिर्फ सेल हुई है 6000 रुपए की। तो वहां तो हमें सिर्फ 1500 रुपए, अगर आप नहीं शिफ्ट करते तो हमें आपको 1500 रुपए का और अमाउंट देना पड़ता। क्यों 1500 और देना पड़ता? क्योंकि इतने की आप सेल्स नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि सारे ये जो स्टेप्स हैं इसमें से ये किया जाता है कि सारी अलग अलग वर्किंग करी जाती है, और जो सबसे छोटा अमाउंट निकल के आता है वो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना भी होता है कि लीस्ट ऑफ द above that is 1500 will be used for the purpose of claim। यहाँ पर जो सबसे कम वाला पार्ट है वो क्लेम के लिए यूज किया जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इस समय तक दो तरह के जो क्लेम देने होते हैं, एक प्रॉफिट के नुकसान का और दूसरी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का, दोनों को हमने पता कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर इनका चेक करेंगे कि ग्रॉस क्लेम बनता कितना है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पहले हम लोगों ने पिछले स्टेप में निकाला हुआ है, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट लिख लेंगे। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इनका जो था वो हम लोगों ने पिछले स्टेप में निकाला था, वो था जी 11,625 रुपीज। और अभी हमने इंक्रीज कॉस्ट का क्लेम कितना फाइनल कराया है, वो है 1500 रुपीज। तो टोटल क्लेम इस समय तक कितना बन रहा है, वो बन रहा है जी 13,125। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई सेविंग्स होती हैं तो उतना पैसा आपका बच गया तो उस सेविंग का अमाउंट जो है वो आपको नहीं क्लेम में दिया जाएगा, उतना आपका कम कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूँ, 4725 की एनुअल जो था वो सेविंग्स है। तो ये तो एनुअल है, और हमारे पास यहाँ पर कितने महीने की डीलिंग हो रही है, यहाँ पर 4 मंथ्स की। तो 4 मंथ्स के लिए कितनी सेविंग्स कर पाए वो, 4 मंथ्स के लिए सेविंग कर पाए 1575 रुपीज की। और इस तरीके से इनका जो क्लेम आ गया, ग्रॉस क्लेम 11,500 रुपीज का। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकाल लिया, इंक्रीज कॉस्ट का क्लेम निकाल लिया, टोटल क्लेम निकले, और इसमें से वो कहते हैं जी जो पैसा आपका बच गया वो तो हम उतना पैसा कम कर देंगे क्योंकि ये तो आपकी सेविंग्स हुई है। तो क्लेम बन के आया 11,500। अब अगर अंडर इंश्योरेंस ना कराया गया होता तो वो 11,500 का क्लेम देते, क्योंकि पूरे का इंश्योरेंस नहीं कराया गया है, और पूरे का इंश्योरेंस नहीं कराया गया तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एवरेज क्लॉज आप पुराने काफी सारे लेक्चर्स में कई बार पढ़ के आए हो। तो आप देखिए ग्रॉस क्लेम जो है वो है आपका 11,500 का। सम इंश्योरेंस कितने का कराया इन्होंने, 50,000 का, जबकि कवरेज कितना था, यहाँ पे इस जगह पे कवरेज जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लिखा है, आप यहाँ पे कवरेज रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो कितने का, या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी लिख सकते हो। तो बीमा कितने का होना चाहिए था, 66,000 का,
और इसको अब आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे प्रोपोर्शनेटली, तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आपका क्लेम होगा, यानी कि 8,750 रुपीज का फाइनल क्लेम। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन और आप आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। From the following information, you are required to work out the claim under the loss of profit insurance policy. Cover gross profit 1 lakh. ये कवर ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का मतलब ये कि इन्होंने 1 लाख रुपीस के ग्रॉस प्रॉफिट्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है और इंडेमनिटी पीरियड दिया हुआ है 6 months। डैमेज ड्यू टू फायर एक्सीडेंट on 28th March, accounting year ends on 31st March. The net profit plus all standing charges in the prior accounting period is 1,50,000. नेट प्रॉफिट और सारे स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ा हुआ है, जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। फिर स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड आर 25,000 और कहते हैं जी 25,000 रुपीस के स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं उनका इन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है। फिर कहते हैं जी टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर इज 5 लाख, the rate of gross profit being 25%, the annual turnover, namely the turnover for 12 months immediately preceding the date of fire was 5,20,000। आपको एक बात और बताऊं कि जीपी रेट हम उनका वाला नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीपी रेट कैलकुलेट करने का इंश्योरेंस कंपनीज का एक अलग सिस्टम है, उसमें अनइंश्योर्ड पार्ट को एक्सक्लूड करके जो जीपी रेट आता है वो वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जीपी रेट दिया हुआ है, फिर भी हम अपना जीपी रेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर कहते हैं जी जो आग लगने के ठीक 12 महीने के पीछे के पीरियड की जो सेल्स थी जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है एनुअल टर्नओवर, वो है 5,20,000। फिर कहते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर देयर वाज ए रिडक्शन इन द सर्टेन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 25,000 पर एनम। यहाँ पर कुछ सेविंग्स भी हैं, कुछ खर्चे कम भी हो गए हैं और वो 25,000 रुपीज साल के हिसाब से कम हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड टर्नओवर वाज 2,60,000। उन्होंने खुद ही बता दिया कि स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है, 2,60,000। फिर आगे बताते हैं कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वाज 20,000। इस बीच में इनके 20,000 रुपए की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी was rupees 1 lakh and out of this turnover of 80,000 was maintained due to increased cost of working। वो जो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या जो खर्चा बढ़ा दिया उसकी वजह से कितने रुपए की सेल्स कर पाए, 80,000। फिर कहते हैं इट इज एज्यूम दैट द स्टैंडर्ड टर्नओवर एंड एनुअल टर्नओवर एज गिवन इन द क्वेश्चन have already been adjusted for the increase in turnover over the previous year। आप ये मान के क्वेश्चन को करिए कि जो इंक्रीज होना चाहिए वो ऑलरेडी इंक्रीज किया जा चुका है, यानी कि हमें जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है उसको जो एडजस्टमेंट करना होता है वो अब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर हम एनुअल टर्नओवर को भी कवरेज रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते समय जो एडजस्ट करते थे वो भी कैलकुलेट करने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको निकालना होता है कितने की आपकी शॉर्ट सेल्स है। तो शॉर्ट सेल्स पे आते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन ही था आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर, उन्होंने बताया था कि 2,60,000 रुपीस का स्टैंडर्ड टर्नओवर है, तो हमने 2,60,000 रुपीज लिख दिया। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर 2,60,000 सीधा सीधा यूज कर ले रहे हैं। और एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो है वो 1 लाख रुपीस का है, ये आपका एक्चुअल टर्नओवर दिया हुआ है 1 लाख। तो 1 लाख इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो शॉर्ट सेल्स हैं वो निकल के आएंगी 1,60,000 रुपीज की। तो शॉर्ट सेल्स आपको पता चल गई 1,60,000। अब हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे।
स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना होता है जीपी रेट और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर करना होता है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस उन्होंने खुद ही बता दिए थे यहाँ पे 4th पॉइंट में, और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे, वो थे जी आपके 1,50,000 रुपीज के। तो ये तो ऐड किया ही हुआ था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000। अब 1,50,000 के लिए आपको एक बात और नोटिस करनी होगी, डायरेक्ट तो लिख दे रहे हैं, इसमें से 25,000 के इंश्योर्ड नहीं है। प्लीज एक बार लैंग्वेज को दोबारा से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड चाहिए हमें। तो ये तो ऑल दिए हुए हैं और चाहिए कौन से हमें इंश्योर्ड। तो अगर टोटल इतने हैं 150 के और 25 के अनइंश्योर्ड हैं, तो अनइंश्योर्ड हटा देंगे, तो बचेंगे कौन से यहाँ पर, जो इंश्योर्ड होंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो दिए हुए एक्सपेंस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का अमाउंट जो चाहिए होता है वो नहीं दिया, टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो टोटल में से हमने अनइंश्योर्ड हटा दिया, तो इंश्योर्ड वाला पार्ट बच गया। 1,50,000 के टोटल थे और इसमें से 25,000 का अनइंश्योर्ड पार्ट था, उसको हमने रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद डिवाइड करना है हमने सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर से। तो क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई थी और सेल्स थी आपके 5 लाख रुपीस की, लास्ट ईयर की सेल्स। अब मैं आपको क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ। लास्ट ईयर की सेल्स थी लास्ट अकाउंटिंग ईयर, ये 5 लाख दिया हुआ है। अब 5 लाख आ गया, ये हो जाएगा आपका 1,25,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो ये जो है आपका निकल के आया 25%। देखिए कई लोग सोच रहे होंगे 25% तो दिया ही था, हमें इसको वेरीफाई भी करना है, ये उन्होंने इसी बेस से निकाला है कि नहीं निकाला, कहीं वो नॉर्मल वाला जीपी रेट तो नहीं दे रहे, तो उस जीपी रेट को नहीं हमने यूज करना होता है, हमारा तो अपना इंश्योरेंस कंपनी वाला वे होता है, तो उसके बेस से हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे एक्सक्लूड करना होता है जो अनइंश्योर्ड पार्ट है। अब हमें पता चल गया जी कितने रुपए का नुकसान, अब हमें पता करना है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ। जितने रुपए की सेल्स नहीं कर पाए, उसके ऊपर उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो हमारा नुकसान हो गया। यानी कि अब हम पता करेंगे कि कितना हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, लॉस ऑफ जीपी कितना हुआ। तो अभी अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं कि शॉर्ट सेल्स जो हुई थी वो थी इनकी 1,60,000 की। तो 1,60,000 की शॉर्ट सेल्स थी और 25% ये कमाया करते थे, तो 25% इसके ऊपर वो नहीं कमा पाए, यानी कि 40,000 रुपीज के इनके प्रॉफिट्स का नुकसान। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई अगले पार्ट में ये देख लेते हैं कि कितने रुपए का इनका इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए था। एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है, आपको एनुअल टर्नओवर बताया हुआ है आपको। तो एनुअल टर्नओवर के साथ में एक बात और भी बताई गई थी कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो देखिए यहाँ पर एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर ये पॉइंट में दिया हुआ है, नेमली द टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर इज 5,20,000। तो हम 5,20,000 की सेल्स जानते हैं एनुअल टर्नओवर, और उसने कहा कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया 5,20,000, या ऊपर हम लिख दें और उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एडजस्ट किया जा चुका है। ये तो इतने रुपए की सेल्स है। अब हमें चेक करना है कि इसके ऊपर कमाया कितने करते हैं, कितना अर्न करते होते हैं। तो जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हमें निकालना होता है, ये। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,20,000 के ऊपर उनको 25% की अर्निंग होगी, तो इसका मतलब कितना जीपी आता होगा। तो 25 4 जा एंड 4 13 जा, यानी कि 1,30,000। यानी कि वो आग लगने के समय के पहले के पीरियड में देखते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो 1,30,000 रुपए का है।
पर इन्होंने इंश्योरेंस तो 1 लाख का ही कराया। अगर इंश्योरेंस 1 लाख का ही कराया तो कम इंश्योरेंस करा हुआ है, अंडर इंश्योरेंस है, इसलिए यहाँ पे एवरेज क्लॉज हमें लगाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस किया हुआ उन्होंने और बताया हुआ है कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो 20,000 रुपीज की थी। यहाँ तक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, यस, ये दिया हुआ है कि 20,000 रुपीज की वर्किंग थी। तो हम अब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम कैलकुलेट करने के लिए चल रहे हैं। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग वो क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीज की है। अब हमें इसको चेक करना है कि भाई यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली कितना अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अभी हम पिछले स्टेप में भी कैलकुलेट करके हटे हैं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 1,25,000 और नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1,50,000 और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है जी इसकी 20,000। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 16,667 रुपीज। अब दूसरी तरफ हमने ये भी देखना होता है कि कितने रुपए का इनका इंश्योरेंस होना चाहिए था। कवरेज रिक्वायर्ड कितना था? 1,30,000 और अनइंश्योर्ड कितने? 25,000 और कवरेज रिक्वायर्ड था 1,30,000 इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो कि है 20,000। तो ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा आपका 16,774 रुपीज। फिर देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब है कि आपने जो दूसरी जगह मूव किया था वहां जाकर के कितनी सेल्स करी, आपने कितनी सेल्स डूबने से बचा ली, कितनी सेल्स कम होने से बचा ली। तो ये क्वेश्चन में गिवन था। मैं आपको फिर से क्वेश्चन भी दिखा देता हूं और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस टर्नओवर 80,000 वाज मेंटेन्ड ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जो इंक्रीज कॉस्ट थी उसकी वजह से उन्होंने 80,000 रुपीज की सेल्स जो है वो डूबने से बचाई, रुकने से, मतलब इतनी सेल्स अगर वहां नहीं ट्रांसफर करते तो ये 80,000 रुपीज की सेल्स नहीं हो पाती। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इज 80,000 एंड जीपी रेट इज 25% और इसके ऊपर जो क्लेम पास होगा वो निकल के आता है 20,000। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको देखना है कि इन सारे में से जो सबसे छोटा पार्ट है वो अप्रूव होगा। तो आप आगे लिखेंगे कि लीस्ट of the above, that is 16,667 will be used, will be considered, कुछ भी लिख लीजिए, मतलब समझ में आना चाहिए, for claim। अगले स्टेप में अब हम क्लेम की कैलकुलेशंस पे चलते हैं। देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी आप निकाल चुके हैं। तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने निकाला था 40,000 रुपीज का और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग थी 16,667 रुपीज की और टोटल जो है आपका क्लेम बन के निकल के आ रहा था 56,667। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपको ध्यान देना होगा कि कुछ सेविंग्स भी है। क्वेश्चन में सेविंग के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो सेविंग के लिए हम चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपको
8th पॉइंट में, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर देयर वाज ए रिडक्शन इन सर्टेन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 25,000 पर एनम। 25,000 रुपए सालाना के हिसाब से इनके खर्चे की बचत हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 25,000 रुपए सालाना के हिसाब से देखना है कि ये तो पूरे साल के हैं, अब इंडेमनिटी पीरियड कितना है, तो डिस्टर्बेंस पीरियड कितना है वो देखना है। तो डिस्टर्बेंस कब तक रहा, किस समय से किस समय तक रहा, ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो हम ये सपोज करके चलेंगे कि भाई इंडेमनिटी पीरियड यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया था 6 मंथ्स का है, तो इसका मतलब 6 मंथ्स का उनके यहाँ डिस्टर्बेंस रहा होगा। तो 6 मंथ्स का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूँ कि टोटल साल का भाई 25,000 रुपीज था और इसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो 6 मंथ्स के इंडेमनिटी पीरियड के लिए खर्चे कितने उसके सेव हो गए होंगे 12,500 रुपीज। अब 12,500 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44,167 रुपीज। अब 44,167 का जो क्लेम है ये ग्रॉस क्लेम निकला। 44,167 का जो क्लेम है, अब इसको एवरेज क्लॉज लगा के प्रोपोर्शनली जितने पार्ट का उसने इंश्योरेंस नहीं कराया उतना अमाउंट उसका रिड्यूस किया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इस जगह पर ग्रॉस क्लेम लिख दें हम, जो कि है 44,167। इंश्योरेंस कराया था 1 लाख रुपीस का, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी वाज 1,30,000। बीमा कितने का कराया होना चाहिए था 1,30,000 रुपीस का, और इतने रुपए का अगर कम इंश्योरेंस कराया है तो भाई इसका क्लेम निकल के आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 33,975 रुपीस।